हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो है काउंसलर की जो बिहार में वैकेंसी आई है प्रिपरेशन मैं करा रही थी, तो इस पर काफी वीडियोस मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स से रिलेटेड ही जो टैक्स फ्री इनकम्स होती हैं, जो अलग अलग हेड से आती हैं, और साथ ही कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या चीजें होती हैं जो टैक्स फ्री होती हैं, टैक्सेबल होती हैं, उनसे रिलेटेड आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए और वीडियो को लाइक भी किया करिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड। डेयरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। तो यहाँ पर जो आप सैलरी चैप्टर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर तीन चीजें रहती हैं। एक तो बेसिक सैलरी हो जाती है, दूसरी हो जाते हैं कुछ आप लोग के अलाउंसेस होते हैं, और कुछ आपके अनुलाभ हो जाते हैं। तो जो अलाउंसेस होते हैं उसमें से क्या होता है, तीन तरह के होते हैं। कुछ हो जाता है कि फुली पेड होते हैं, कुछ हो जाते हैं पार्टली हो जाते हैं, और कुछ एग्जाम्प्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन से पूरी तरह एग्जाम्प्ट है। तो जो डेयरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, वो तो पेड होता है। सिटी कंपनसेशन अलाउंस जैसे सीसीए बोलते हैं शॉर्ट में, वो भी पेड होता है। जो आपका फॉरेन अलाउंस होता है, वो जो अलाउंस होगा वो क्या हो जाता है, कर मुक्त होता है, एग्जाम्प्ट होता है। बाकी मेडिकल अलाउंस भी पेड होता है। मेडिकल अलाउंस भी क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर 1%, 4%, 2%, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर शिक्षा भत्ता की बात की जा रही है। शिक्षा सुविधा भी होती है, तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में यहाँ पर भत्ता पूछ रहा है, सुविधा नहीं पूछ रहा है। तो जो शिक्षा भत्ता होता है, एजुकेशन अलाउंस होता है, वो कितने तक कर मुक्त होता है, तो वो होता है सिर्फ 2 बच्चों के लिए, यानी 2% के लिए ही टैक्स फ्री होता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसे तो पार्टली पेड होता है, पूरी तरह नहीं होता है, कुछ सीमा तक कर मुक्त होता है, उससे ज्यादा अगर होता है तो पेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 रुपए वेतन तथा 10,000 रुपए मनोरंजन भत्ता मिला। उसे मनोरंजन पर 6,000 रुपए व्यय किए, उसे धारा 16 उपधारा 2 में कटौती मिलेगी। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव्ड सैलरी ₹1,20,000 and entertainment allowance ₹10,000 during the previous year. He spent 6,000 on entertainment. He is entitled to deduction under section 16 subsection 2. यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मनोरंजन भत्ता होता है, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो पूरा टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो वहां पर उसे कुछ कटौती दी जाती है, कुछ डिडक्शन दी जाती है। किस तरह से दी जाती है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,20,000 वेतन है, सैलरी उसकी दे रखी है 1,20,000 की, और उसको जो मनोरंजन भत्ता मिला है 10,000 का मिला है, और जो 6,000 रुपये उसने एक्चुअल में व्यय किए हैं, जिसको हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने में पता होगा कि 3 पॉइंट बनते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट बनता है वो हो जाता है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, कितना उसे रिसीव हुआ था, 10,000 का। सेकंड पॉइंट बनता है 20% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितनी दे रखी है, 1,20,000 की, तो यहाँ पर जो सैलरी होगी उसका 20% निकाल लीजिए। 1,20,000 का 20% कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट, जो कि कितनी है, 5,000 की है। तो यहाँ पर जो सबसे कम होता है वो टैक्स फ्री पार्ट हो जाएगा। सबसे कम कौन सा हो जाएगा, जो आप लोग को मैक्सिमम लिमिट है 5,000 की, वो सबसे कम हो जाएगा, और वही क्या हो जाता है, हमारा टैक्स फ्री पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से निकालना है, जो तीनों पॉइंट में सबसे कम होगा वो टैक्स फ्री पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्योंकि पूछा था आपसे कि कर मुक्त भाग कौन सा है, टैक्स फ्री पार्ट कौन सा। अगर क्वेश्चन आपसे टैक्स फ्री की बजाय ये देखा कटौती कितने की मिलेगी, इसके बजाय ये दे रखा होता कि कितना टैक्सेबल होगा, तो जो उसे एक्चुअल में उसे रिसीव हुआ था उसमें से हम जो मिनिमम हमारा जो निकल के आया था, यानी टैक्स फ्री पार्ट निकल के आया था, उसको हम लेस कर देते, तो वहां पर जो आता आंसर हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर मुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। डेयरनेस अलाउंस, थाउजेंड अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर डेयरनेस अलाउंस भी होगा, थाउजेंड भी होगा। जो फॉरेन अलाउंस होता है, पहले क्वेश्चन में ही बताया था मैंने कि वो ही क्या हो जाएगा, पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता है, आयकर से मुक्त होगा। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम रकम है। द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन एज एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज 5,000, 10,500, 1/5 ऑफ सैलरी, नॉट एट ऑल। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मनोरंजन भत्ते की मिलती है कटौती, उसकी अधिकतम सीमा कितनी होगी। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था वहाँ पर आपको बताया ही था, ये 5,000 क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। तो यहाँ पर एक आंसर वही हो जाएगा आपका 5,000। एक आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल वेतन में से कटौती मिलती है, रिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पर जो आप लोग का सकल वेतन होगा, ग्रॉस सैलरी होती है, उसमें से किसकी कटौती मिलती है, व्यवसाय कर की, मनोरंजन कर की, आय कर की, या फिर बीमा प्रीमियम की। उसमें जो कटौती मिलती है वो हो जाती है प्रोफेशनल टैक्स की। जो प्रोफेशनल टैक्स होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन में शामिल है, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पेंशन, कमीशन ऑन सेल, ऑल ऑफ दीज। सैलरी में क्या चीजें आती हैं, तो सैलरी में तीनों ही चीजें आती हैं, वेजेस भी आती है, पेंशन भी आती है, कमीशन ऑन सेल भी आता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेतन में शामिल होते हैं, सैलरी इंक्लूड कैश रिसीव्ड, एक्साइड, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सैलरी होता है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, नगद प्राप्तियां भी आती है, अनुलाभ भी आता है, और वेतन के स्थान पर लाभ भी आता है। तो तीनों ही चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेल्ड बाई गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो अभी पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है वहां पर जब एक्सप्लेनेशन में देती हूँ उसको ध्यान से सुना करिए, कभी कभी उसमें भी कई क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो जैसे पहला मैंने क्वेश्चन आप लोग को जो सॉल्व करवाया था अमेरिकन, उसमें आप लोग के आगे के 2 क्वेश्चन के आंसर थे। तो यहाँ पर जो मनोरंजन भत्ता होता है उसकी जो छूट मिलती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जाम्प्ट अप टू 8%, 9%, 9.5%, 10%। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा, तो उसमें जो भी राशि जमा होती जमा होता है, जो उसमें इंटरेस्ट मिलता है वो किस सीमा तक कर मुक्त होता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि एक सीमा तक जो होगा टैक्स फ्री होता है, उसके अबव जितना होता है उसको टैक्सेबल में पार्ट में डालते हैं, हम लोग शामिल करते हैं, जो उसकी इनकम हम सैलरी से निकाल रहे होते हैं टैक्सेबल इनकम। तो वहाँ पर कितना हो जाता है 9.5% तक इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 9.5% तक होता है, वहां तक उसकी कटौती मिलती है, कर मुक्त होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर कर मुक्त है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ऑन कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जब से सॉल्व किया करिए तो ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय, क्योंकि दोनों के लिए रूल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि रिटायर्ड हो रहा है, तो उसको जो भी राशियां मिल रही है, ग्रेजुटी है या फिर अर्न लीव है या फिर जो पेंशन की पूरी एक साथ कम्यूटेड वैल्यू है, तो वहां पर कौन सी राशि जो होती है वो कर मुक्त होगी। तो तीनों ही क्या होती हैं, वो टैक्स फ्री हो जाएंगी क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी चिकित्सालय बिलों की प्रतिपूर्ति कर मुक्त होती है, reimbursement of medical bills of a private hospital is exempt up to 8,000, nil, 20,000, 25,000। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी निजी चिकित्सालय में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर मेडिकल सुविधाएं ली गई है, मेडिकल फैसिलिटी ली गई है, तो वहाँ पर जो उनको बिल है उसमें कितनी उसको कर मुक्त होगा, कितने की छूट मिलेगी, तो कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी, निल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान किराया भत्ता हाउस रेंट अलाउंस इज fully exempted, exempted to a certain limit, exempted in big cities, exempted for government employees। तो मकान किराया भत्ता जो होता है वो क्या होता है, एक सीमा तक कर मुक्त होता है, फुली टैक्सेबल नहीं होता, नहीं फुली जो है एग्जाम्प्ट होता है, एक सीमा तक कर मुक्त होता है। तो उसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है, कौन फार्मूला हो जाता है, एक्चुअल एचआर रिसीव हो जाएगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बन जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा पॉइंट बनता है 50% ऑफ सैलरी या फिर 40% ऑफ सैलरी, वो डिपेंड करता है कि सिटीज पर। तो यहाँ पर उसके बाद जो सबसे कम होता है अमाउंट वो हो जाता है इन द अबव, यानी कि तीनों में से जो कम होता है वो हो जाता है टैक्स फ्री पार्ट। और टैक्सेबल कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी दे रखा होता है कि एक्चुअल जितना हमको रिसीव हुआ है जा रहे उसमें से हम टैक्स फ्री पार्ट को लेस कर देते हैं, तो हमारा टैक्सेबल आ जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो मैंने अभी बताया क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, तो वहां पर आपको आंसर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, एग्जेम्प्टेड टू ए सर्टेन लिमिट। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को ग्रेजुटी प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्राप्त एक मुफ्त पेंशन कर योग्य होगी। द कम्यूटेड पेंशन इन केस द एम्प्लॉयर डजंट गेट ग्रेजुटी शैल बी टैक्सेबल 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, 2/3 ऑफ टोटल पेंशन, 1/4 ऑफ टोटल पेंशन,
1.5 ऑफ टोटल पेंशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एम्प्लॉय है जिसे ग्रेजुटी नहीं मिल रही है, तो वहां पर जो उसे पेंशन मिल रही है, एक मुश्त राशि मिल रही है, उसमें से कितनी टैक्सेबल होती है। तो अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो 1.5 होती है। 1/2 भाग जो होता है वो कुल पेंशन का क्या हो जाता है, कर योग्य होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर उसे ग्रेजुटी मिल रही होती तो वहां पर कितना हो जाता है, 1/3 किया जाता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर सरकारी कर्मचारी जो कि ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए करमुक्त ग्रेजुटी की अधिकतम राशि क्या है। इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 10 लाख, 2,50,000, 20 लाख, 5 लाख। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 है, कोई गैर सरकारी कर्मचारी है। यहाँ पर इनकम टैक्स में पूरा आप एक चीज का बस ध्यान रखिएगा कि सर्वेंट कौन सा है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, क्योंकि दोनों के लिए ही रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या है, गैर सरकारी कर्मचारी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय है, और वो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंदर आ रहा है। तो वहां पर जो उसकी अधिकतम सीमा हो जाती है, जो मैक्सिमम लिमिट होती है, वो क्या होती है, वो हो जाती है 20 लाख यानी कि 20 लाख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेजुटी की रकम होती है। ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली एग्जेम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड अप टू 10 लाख। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत सी सुविधाएं मिलती है, बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं, इसीलिए सब लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, तैयारी करते हैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा, अपनी तैयारी रखिएगा ग्रेजुएशन के साथ साथ आगे किसी भी कंपटीशन की। आजकल तो वैसे काफी डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो उस कंपटीशन को आप बीट कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, आगे जो भी लाइन में आप जाना चाहते हैं उसकी तैयारी आप अभी से शुरू करिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी को कितनी रकम होती है, तो उससे पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होती है, पूरी एग्जेम्प्टेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकालीन सेवाओं के बदले में समय समय पर मिलने वाली राशि को कहते हैं। द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विस इज नोन एज पेंशन, कमिटेड पेंशन, ग्रेजुटी, नन ऑफ दीज। यानी कि जो पहले हमने सर्विसेज दी थी उसके लिए अब हमें टाइम टू टाइम जो भी अमाउंट मिल रहा होता है तो क्या कहलाता है, तो आपको पता ही होगा, पेंशन कहलाता है। आपके घर में जो पहले के लोग होंगे जो कि गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनको अभी पेंशन मिल रही होगी। अब तो खैर गवर्नमेंट ने पेंशन समाप्त कर दी है, पेंशन खत्म कर दी है, लेकिन पहले के जो टाइम के लोग थे उनको अभी भी पेंशन मिल रही है, तो वही हो जाती है पेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आय के विभिन्न शीर्षकों का योग कहलाता है। सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, एडजस्टेड इनकम। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से निकाला जाता है किसी व्यक्ति का, कि कोई व्यक्ति किसी भी ईयर में, किसी असेसमेंट ईयर में भारत में निवासी है या नहीं है, रेजिडेंट है या नहीं है। तो अब जो है ये आगे हम देखते हैं कि उसकी किस आय पर जो होता है टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 5 हेड होते हैं आय के। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन हो जाता है, प्रॉफिट या प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाता है, और साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाता है। तो इन 5 हेड से जो इनकम कैलकुलेट की जाती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है, सकल कुल आय कहलाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि आय के विभिन्न शीर्षकों का योग क्या कहलाता है, वो हो जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब उस में से हम अपनी जो 80C से 80U तक की जो डिडक्शन मिलती हैं, कटौतियां मिलती हैं, उसको लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, तब हमारी जो इनकम निकल के आती है वो हो जाती है हमारी टोटल इनकम, और उसी टोटल इनकम पर कर लगाया जाता है, टैक्स दिया जाता है। जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है उस पर नहीं दिया जाता, बल्कि जो टोटल इनकम होती है उस पर ही टैक्स लगाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ इतना पूछा था कि 5 शीर्षकों से, 5 हेड्स से जो कैलकुलेट करके इनकम आती है वो कौन सी होगी, वो हो जाती है सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आय में से धारा 80C की कटौती नहीं मिलती, आउट ऑफ विच इनकम रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अलाउड। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन में कह रहा है जो 80C की डिडक्शन होती है इसमें से किस में वो नहीं मिलती, किस हेड में वो नहीं मिलती। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में भी मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी में भी मिलती है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी मिलती है। वो आपकी LTCG में नहीं मिलती, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलती। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयकर अधिनियम में आय के शीर्षक है नंबर ऑफ हेड्स एंड इनकम टैक्स एक्ट आर 3, 4, 5, 6। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया 5 हेड होते हैं, तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आय में से धारा 80G की कटौती नहीं मिलती, आउट ऑफ विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस तरह की इनकम जो होगी इसमें 80G की कटौती नहीं मिलती। तो पहले हम बात कर लेते हैं 80G पर कि 80G है किससे रिलेटेड। तो जो आपके दान दिए जाते हैं उससे रिलेटेड हो जाती है, जो चैरिटी डोनेशन दी जाती है उससे रिलेटेड हो जाती है हमारी 80G। तो 80G के डिडक्शन किससे नहीं मिलती, इसमें कटौती नहीं दी जाती है, तो वो हो जाएगा आपका जो अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, उसमें नहीं दिया जाता। बाकी इन तीनों ही हेड्स में 80G की कटौती दी जाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुल आय यहाँ पर आपकी इनकम एक दे रखी है 4,20,194 रुपए 50 पैसे है, तो पूर्णांकित आय होगी। टोटल इनकम इज 4,20,194.50। द राउंडेड ऑफ इनकम शैल बी। यहाँ पर आपको ये बताया है क्योंकि जो टैक्स लगता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्रॉस टोटल इनकम हम पांचों हेड से कैलकुलेट करके निकालते हैं, टोटल किया, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, उसमें से हमने 80C से 80U तक की डिडक्शन दे दी। अब जो हमारी बची वो टोटल इनकम हो गई। अब टोटल इनकम जो होती है वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपका पूरा राउंड ऑफ अमाउंट में निकले, जैसे 4,20,000 या 4,25,000 इसी तरह से निकले। हो सकता है वो आपका जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है निकले, तो वहां पर हम राउंड ऑफ करते हैं क्योंकि जो टैक्स लगाया जाता है वो आपकी राउंड ऑफ इनकम पर ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर उसे पूर्णांकित कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 4,20,194 जो है वो पूर्णांकित होकर राउंड ऑफ होकर कितना बनेगा। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो 5 से अगर ऊपर दे रखा होता है तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है, अगर 5 के ऊपर नहीं दे रखा होता तो उसे राउंड ऑफ छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्योंकि 4,20,194 रुपए 50 पैसे दे रखा है, तो उस 50 पैसे को हम छोड़ देंगे, वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद का भी जो अंक है वो भी क्या है, 5 से कम है, तो उसको भी आप छोड़ देंगे। तो जहाँ पर राउंड ऑफ होकर जो इनकम आएगी, तो यहाँ पर राउंड ऑफ होकर जो इनकम आएगी वो हो जाएगी हमारी 4,20,190 रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आय को पूर्णांकित किया जाता है? विच इनकम इज राउंडेड ऑफ? ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, ए एंड बी, बोथ, नन ऑफ दिस। तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया कि कौन सी इनकम राउंड ऑफ की जाती है, जो टोटल इनकम होती है, कुल आय होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।